नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डेवलप कंट्री में क्या क्या होता है या फिर एक डेवलप कंट्री के क्या फीचर्स हैं, तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बिलीव्स, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स और सबसे बड़ी बात लो पॉवर्टी रेट, गुड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम, कम्युनल हार्मनी मतलब सब मिलजुल करके रहें और अपने डोमेस्टिक बिजनेस को प्रमोट किया जाए और हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी की जो नेसेसिटी है वो 24x7 की है, तो वो भी 24x7 होनी चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड जुडिशरी होनी चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए और क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छा होना चाहिए। बेटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर पॉलिसी का एग्जीक्यूशन होना बेहद जरूरी है एक डेवलप कंट्री के अंदर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एक डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि आपका रोड हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंडस्ट्रीज होगी, बेस्ट एजुकेशन हो गया, फ्री प्रेस हो गया और लो रेट ऑफ क्राइम हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया और आपका इंटरनल सिक्योरिटी, बला 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 बला, पूरी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये कुल मिलाकर के एक डेवलप नेशन के अंदर होना चाहिए और सारी बातें जो मैंने आपको बताई है एक डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड नेशन बनाती है। अगर दोस्तों हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 की माने तो नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, ये सब जो मैंने कंट्रीज के नाम लिए हैं, ये सभी देश डेवलप्ड नेशन की, डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आते हैं। और हमारा भारत कहां आता है? गैस कीजिए। अंडर 100 नहीं, मतलब 130। हमारा देश 130वें रैंक पर पोजीशनड है, जिससे आप डेवलपिंग नेशन कहते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपसे एक रिलेटेबल एक सवाल पूछता हूं कि कोई एक ऐसा दिन आप लोग मुझे बताइए कि जिसमें आपने क्राइम की न्यूज ना सुनी हो, ना देखी हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या सोशल मीडिया, कहीं भी। तो इसका जवाब आप कमेंट में देंगे मुझे नहीं। हर दिन कभी रेप होती है, चोरी होता है, मर्डर होता है और लेटेस्ट मुजफ्फरपुर में 140 से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। इससे ज्यादा और खतरनाक बात हो सकती है एक डेवलपिंग नेशन के लिए। क्या ऐसे भारत डेवलप्ड बनेगा? भारत में डॉक्टर्स की कितनी ज्यादा कमी है और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि मॉब लिंचिंग की खबर दिन दुगनी रात चौगनी आती रहती है और फिर बॉर्डर्स पर सीज फायर होते हैं, टेरर अटैक्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये न्यूज अमूमन सुनने को मिलती है और हमारे कानों के और हमारे आंखों के सामने रहती हैं, जिसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जिसकी वजह से इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है आज भी, तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका टेररिज्म यानी कि आतंकवाद भी है और आप इससे शायद इनकार नहीं करेंगे। और एक फैक्ट यह भी है कि आतंकवादी एक देश के लिए फ्रीडम फाइटर से कम नहीं होता और वहां के लोग उसको आइडल मानते हैं और आंख बंद करके उसको अपना फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी बातचीत करूंगा पूरे इस वीडियो में। अब इसी की वजह से देश के कोने कोने में, पूरे विदेशों में, दुनिया भर में एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर खतरा होता है और इसी सोच की वजह से और इसी सपोर्ट की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सभी देशों के ऊपर एक तलवार लटकी रहती है सिक्योरिटी के ऊपर। तो सोचा क्यों नहीं इंडिया के डिफेंस सिस्टम, उसके इंटरनल सिक्योरिटी, उसके एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की जाए। तो सोचा पूरी एक सीरीज ही बन जाएगी इसमें, तो पूरी एक सीरीज बनाई जाए आप लोगों के लिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक फ्लैशबैक में ले जाऊं और कई सारी बातें मैं आपको समझाऊं कि टेररिस्ट होते क्या है और ऐसी कौन सी सोच है जिसकी वजह से वो हजारों मासूमों की जान लेने के तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब इंडिया का डिफेंस सिस्टम क्या कहता है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसके भी क्या क्या चैलेंजेस हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और ऐसा और बात करूंगा कि मेजर इश्यूज क्या हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये सारी बातें मैं आपसे दिलचस्प तरीके से बहुत ही सिंपल बात में करूंगा इस सीरीज में। ये काफी बड़ी सीरीज होने वाली है, इसके लिए मेरे खुद के बनाए हुए टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगे, जैसे कि इस वीडियो का में एम होगा 1999 लाइक्स और इतने शेयर अगर हो जाएंगे तो शायद मजा ही आ जाएगा दोस्तों, मेहनत करने में अच्छा लगेगा। तो चलिए लाइक दबा दीजिए। और इस सीरीज कैसी होने वाली है, इसकी शुरुआत कैसी होगी,
अब इसकी शुरुआत करके मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती क्या है, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है। अब इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी विद इन इट्स बॉर्डर, मतलब देश के अंदर सब कुछ सही तरीके से चले, पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और इसकी जिम्मेदारी होती है पुलिस की। और कई बार देखा जाता है कि हालत बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं, तो जरूरत पड़ने पर सेंट्रल आर्म फोर्सेस का भी सपोर्ट लिया जा सकता है। जैसे कि आपको भी याद होगा ये डेरा सच्चा सौदा वाला केस। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, इट इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट एग्रेशन बाय फॉरेन कंट्री, यानी कि कोई दूसरा देश आपको डरा धमकाकर अपने मन मुताबिक काम करना चाहता है, पॉलिसीज फ्रेम कराना चाहता है, इन सब से बचाने के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी हाल ही फिलहाल का कुछ 1.5-2 साल पहले चाइना का डोकलाम वाला इशू, आप सभी को याद होगा, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आर्म फोर्सेस की, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। तो दोस्तों मुझे आप ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, बिना गूगल किए आप मुझे कमेंट में बताइए। ये एक था बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच का। लेकिन हां, आपको यहां पर एक बात और ध्यान रखनी होगी कि आज के एक डिजिटल एज में आप इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को अलग अलग करके बिल्कुल भी नहीं देख सकते। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार में जो कुछ भी होता है उसका सीधा सीधा असर देश के इंटरनल सिक्योरिटी पर भी पड़ता है। इसका लॉजिक क्या है क्या नहीं है, आगे चल करके वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इन सभी की वजह से, इसी थ्रेट की वजह से, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है वो होती नहीं और डेवलपमेंट उसका होता नहीं। इसका बहुत बड़ा असर इंडिया की ग्रोथ डेवलपमेंट पे पड़ता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, जब देश आजाद हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी वो साथ लेकर के आया था, जिसकी वजह से न जाने कितने मासूमों की जान गई है। उम्मीद थी कि आने वाले जो टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम आज तक चली आ रही है और बद से बदतर होता जा रहा है पूरा देश का माहौल। इस देश ने बहुत कुछ सहा है, जैसे साल दर साल कई सारे दंगे हुए। कभी 1956 में लिंग्विस्टिक राइट होते हैं, तो कभी कम्युनल राइट्स होते हैं, 1962 में वॉर होता है, कारगिल वॉर होता है, फिर 26/11 का अटैक होता है। 2006 में फॉर्मर प्रेसिडेंट ने एक बात कही थी, उन्होंने एडमिट किया था कि देश का सबसे जो बड़ा थ्रेट है, इंडिया के जो बिगेस्ट चैलेंज है वो है उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी। तो अब उस इंटरनल सिक्योरिटी के उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक एक करके। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनफ्रेंडली नेबर्स, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कास्ट टेंशंस, पुअर जस्टिस सिस्टम, नो क्लियर पॉलिसी, रीजनल डिस्पैरिटीज, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, लैक ऑफ सेंटर एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन। इसकी वजह से भी इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखा जाना चाहिए। और अभी तक सबसे ज्यादा होता आ रहा है और अमेरिका ने भी इसका इस्तेमाल किया है, वो है साइबर सिक्योरिटी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस डिजिटल एज में, और किसी भी देश की इकोनॉमी को ये आसानी से हिला सकती है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा, सब इसी के इर्द गिर्द घूमेगा इस सीरीज में। एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई इस वीडियो में। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि इंडिया के लैंड बॉर्डर का जो टोटल 7 कंट्रीज, देखो प्रैक्टिकली बात करें तो 6 देश, क्योंकि पीओके का इशू है, तो 15,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें आपका चाइना, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो आज आप बांग्लादेश के नाम से उसको जानते हैं, इन सभी से बॉर्डर्स पर हमले हुए थे। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, घुसपैठिए की प्रॉब्लम है। जैसे पंजाब कश्मीर बॉर्डर हो गया, इलीगल जो इमिग्रेंट्स होते हैं बांग्लादेश से आते हैं, और कश्मीरी मिलिटेंट्स जो पीओके में शरण लेते हैं, और सबसे ज्यादा वेपन की स्मगलिंग होती है। इंडो म्यांमार बॉर्डर से भी इंडिया को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया जाता है। कुछ हमारी फॉरेन पॉलिसीज की वजह से हमारे अपने पड़ोसी मुल्क के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें आप पाकिस्तान और चाइना इस लिस्ट में टॉप करते हैं। साथ ही बाकी के बचे हुए जो हमारे जो नेबर हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कई सारी बातें हम लोगों के सामने आती हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है 1947 से अलग अलग 2 देश का बन जाना। कंट्रोल ऑन कश्मीर इशू, इन्फिल्ट्रेटर जिसको हम घुसपैठिया कहते हैं, बॉर्डर से आना, चाइना के साथ एक उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी एक पॉलिसी है
कि वो एग्रेसिव एक्सपेंशन करना चाहता है, यानी कि उसकी जो सोच है वो विस्तारवादी वाली है, जिसकी वजह से उसकी जो नीयत बताती है कि बहुत ज़्यादा खराब है। साथ ही उसके साथ पूरे देश को भी खतरा है, भारत के लिए भी खतरा होता है। टाइम टू टाइम हमने देखा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका से रेफ्यूजीज आते हैं, जिसकी वजह से हमने क्राइम वायलेंस देखे हैं